नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि इस शो में हम देते हैं आज के बाजार की पूरी डिटेल, साथ ही कल के बाजार की आपकी तैयारी कराते हैं और इसके साथ ही आपको वीआईपी शेयर्स बताते हैं, वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक जो आपके आती हैं काम। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स होते हैं हमारे साथ दर्शक जुड़ते हैं जिन्हें एक्सपर्ट देते हैं भरोसेमंद सलाह। आज के शो में जिन बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं जरा उस पर फटाफट से निगाह डाल लेते हैं। तो आज के शो में हम बात करेंगे सबसे पहले बजाज ऑटो में तेजी क्यों है। कल आने वाले नतीजों का अनुमान देकर हमारे साथ हमारी सर्च टीम मौजूद रहेगी और कल के लिए दमदार ट्रेडिंग आइडियाज हम आपको देंगे। तो इसके अलावा भी आपको बाकी डिटेल देंगे और शेयरों पर हमारी खास नजर रहेगी। तो आज सबसे पहले बात कर लेते हैं बाजार की। आज दूसरे कारोबारी दिन बाजार में गिरावट हावी रही। हालांकि निचले स्तर से बाजार में रिकवरी की कोशिश हुई लेकिन बंद होते वक्त हल्की गिरावट रही। निफ्टी 30 और सेंसेक्स 70 अंक की मामूली गिरावट पर बंद हुए। हालांकि निफ्टी बैंक और मिड कैप इंडेक्स में तेजी नजर आई। दिन भर बाजार में कैसी रही हलचल, हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा इसकी जानकारी दे रहे हैं। फेड के फैसले के बाद आज मार्केट को रिएक्शन देने का फर्स्ट डे था और उसने 75 बीपीएस जो फेड ने दरें बढ़ाई हैं उसका रिएक्शन बखूबी दिया। आज बैंक निफ्टी जो पिछले 3 दिन से एक रेंज के अंदर था, टिपिकली उसने आज न केवल अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया बल्कि क्लोजिंग भी बहुत अच्छी की। 41,200 के ऊपर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग। निफ्टी ने करीब 18,000 के लेवल्स को कॉन्कर करके रखा। पहले ही 5 मिनट में निफ्टी ने 18,000 जो कॉन्कर किया, दिन भर में उस लेवल को छोड़ा नहीं और आज 18,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो कुल मिला के फेड के झटके को मार्केट ने बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब किया और मार्केट ने अच्छी क्लोजिंग भी दी है। इंडिया विक्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर ये वॉलिटिलिटी एक रेंज की लगती थी क्योंकि 17 के नीचे का विक्स चल रहा था। अगर यही विक्स 20 के ऊपर का होता तो आपको वॉलिटिलिटी कम से कम निफ्टी में ही 400 पॉइंट की मिल जाती। इसलिए एक रेंज का मार्केट, एक सधा हुआ बाजार आज क्लोज करके गया है। खैर, निफ्टी के टॉप गेनर्स की तरफ बढ़ते हैं जो आज मार्केट को काफ़ी हेल्प करते हुए दिखे। उसमें अगर आप देखेंगे तो एसबीआई का पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा था, वेटेज के तौर पर भी, कन्विक्शन के तौर पर भी, और इसने बैंक निफ्टी को काफ़ी अच्छे से आज पुश किया ऊपर की तरफ। भारतीय एयरटेल, टाइटन और इंडसइंड बैंक कुछ एक और शेयर्स थे जो कि आज निफ्टी के टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल हुए हैं। निफ्टी का जो लूजर्स था वो टिपिकली उसमें आपको आईटी कंपनीज दिख रही होंगी। एक्चुअली आईटी वर्सेस बैंक मार्केट के अंदर ये वेटेज की लड़ाई रहती है। जब मार्केट एक रेंज का रहेगा तो आईटी वर्सेस बैंक आपने सामने आपको खड़े होते दिखेंगे। अगर आज बैंकिंग काउंटर्स का दबदबा था तो आईटी बैकफुट पे चला गया, उसमें टेक महिंद्रा लूजर बना, इन्फोसिस लूजर था। इसके अलावा देखेंगे आप हिंडाल्को, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, ये 3 ऐसे हैं जो नॉन आईटी शेयर्स थे बल्कि इनके आज लाल निशान हमको बनते हुए दिखे हैं। आप मिड कैप श्रेणी में अगर आएंगे तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट दिखेगा। और एक और चीज़, अगर आप ओवरऑल मार्केट को देख रहे हैं तो एडवांस डिक्लाइन बाजार का काफ़ी अच्छा है और ठीक इवेंट से पहले एफआईएस की होल्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। 65% वो लॉन्ग्स थे होल्डिंग के अंदर। तो उम्मीद करते हैं आज जो एफआईएस का नंबर आएगा शाम को वो भी बेहद ख़राब नहीं होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो बेहद ख़राब नहीं होगा। आ जाते हैं मिड कैप की श्रेणी के अंदर, यहाँ पे गेनर्स अगर आप चेक करेंगे तो आपको इंडिगो पेंट्स, M&M फाइनेंस, इसके अलावा रिट्स, साथ ही रेडिंगटन, ये पिछले 2 दिन से शेयर चल रहा है। प्रीवियस डेट 10% और आज करीब 5% का मूव इस शेयर ने दिया है। सुबह सुबह ही इसने अच्छी बढ़त बनाई और दिन भर में नहीं खोई है। आते हैं मिड कैप के लूजर्स पे। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टाटा मोटर्स के डीवीआर के अंदर टिपिकली प्रॉफिट बुकिंग हुई है। इसके अंदर डाइवर्जेंस है टाटा मोटर्स के डीवीआर और टाटा मोटर्स में। डीवीआर पहले चल गया था इसलिए आज प्रॉफिट बुकिंग ये करवा रहा है। इसके अलावा वोल्टास, साथ ही रिलैक्सो जिसके नंबर्स खराब आए, 67% का प्रॉफिट कट आया, उसको आज पनिशमेंट दी है मार्केट ने। साथ ही सीजी पावर भी आज लाल निशान में बंद हुआ है। छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी में अगर आप साल का हाई देखना तो एक लंबी सूची है, उसमें से कुछ एक शेयर्स मैं आपके सामने रख देता हूँ जिसमें रिट्स है, साथ ही वरुण बेवरेजेस लिमिटेड है। ये शेयर पिछले 2 दिन से चल रहा है। आज की क्लोजिंग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 5% के ऊपर की है। और ये मझगांव डॉक, इन्होंने भी आज का साल का हाई टेस्ट किया है। साथ ही फेडरल बैंक, छोटे मझोले शेयर्स में फेडरल बैंक पहले रेंज तोड़ता नहीं था, अब रेंज रोकता नहीं है, लगातार अच्छा दिखा रहा है मूवमेंट और आज भी अपने साल के हाई पे पहुंच गया। तो कुल मिला के मार्केट ने 75 बीपीएस का जो झटका है उसको बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब किया है। ने फेड का जो झटका है वो कहीं ना कहीं ठीक तरीके से एब्जॉर्ब किया और उसकी जो झलक है वो मार्केट के तमाम चार्ट्स पर नजर आ रही है। हमारे साथ
कल की तैयारी कराने के लिए दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय करा दूं आपका। हमारे साथ हैं देवांग शाह, जो कि सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट हैं एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड से। देवांग जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। इसके साथ ही हमारे साथ विवेक करवा साहब हैं वृद्धि इन्वेस्टमेंट से। विवेक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। देवांग, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। फेड की जो तमाम बातें हैं और जिस तरह से हमने कमेंट्री सुनी, आमतौर पे माना जाता है कि बाजार उसकी तैयारी तो कर लेता है, उसके लिए तैयार रहता है, लेकिन फिर भी 2 दिन से हम देख रहे हैं गिरावट। क्या ये अभी का जो बाजार का मूड है, क्या थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी आगे भी जारी रहेगी? किस तरह से देखते हैं आप? निफ्टी की बात करें, निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड की हम बात करें तो ट्रेंड पॉजिटिव है। डेफिनेटली हमने पिछले 2 दिन में हमने थोड़ा सा करेक्शन देखा मार्केट में, बट आई थिंक बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। जहां तक लेवल्स का कंसर्न है, निफ्टी फ्यूचर के लेवल्स की बात करें, 18,000 का एक मेजर सपोर्ट है। तो जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं कर रहे तब तक हमें होल्ड करना चाहिए निफ्टी को। अब जो लेवल है वो हमें देखने मिल सकते हैं 18,250 18,300 तक के लेवल्स है, वो देखने मिल सकते हैं निफ्टी में। बिल्कुल बिल्कुल, तो अहम सलाह देवांग जी की ओर से आती हुई। विवेक जी, आपका मार्केट पे क्या अप्रोच रहेगा? देखिए, हम लोग तो बुलिश है प्रशांत, और अभी जैसे डिम्पी ने बहुत खूबी से उसको समअप किया था कि इस फेड का इतना बड़ा झटका लगा था, और उसके बावजूद हमारे मार्केट ने काफी स्टेबिलिटी दिखाई है। तो मुझे लगता है कि ये मार्केट काफी एंटिसिपेटेड था कि 50 बेसिस पॉइंट से 75 बेसिस पॉइंट तक बढ़ेगा, और एक और ये एक्सपेक्टेशन है कि अब वहां पे जैसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे वैसे इंडिया में नहीं बढ़ने वाले हैं। तो मार्केट ओवरऑल इसको पॉजिटिव ले रहा है, और मेरे हिसाब से कोई भी अगर डिप मिलता है कोई भी कारणवश, तो ये भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में हम लोग यूज करने वाले हैं। और ओवरऑल स्ट्रेंथ दिख रही है मार्केट में, और मुझे लग रहा है कि 18,000 हो सकता है कि सस्टेन करे। फिलहाल बाय एंड डिप्स की सलाह आती हुई हमारे जो भी एक्सपर्ट हैं उनकी ओर से, और जिस तरह से हमने देखा कि फेड की जो भी पॉलिसीज़ हैं और जिस तरह की कमेंट्री नज़र आई है, उन सब के लिए भारतीय बाज़ारों ने खुद को पहले से ही तैयार किया था, और यही वजह है कि आज उनको बहुत ही खूबी से एब्जॉर्ब किया भारतीय शेयर बाजार ने। चलिए बढ़ते हैं आगे, चर्चा आगे भी हम अपने ख़ास एक्सपर्ट से जारी रखेंगे। बजाज ऑटो में आज तेज़ी देखने को मिली, और इस तेजी की वजह क्या है, जरा हमारे सहयोगी शरद दुबे की ये रिपोर्ट देखें। जी बिल्कुल, बजाज ऑटो में एक अच्छी बाइंग देखने मिल रही है और वॉल्यूम्स भी अच्छे देखने मिल रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, यहाँ पे उन्होंने अपग्रेड कर दिया है, इक्वल वेट से बढ़ा के अब ओवर वेट कर दिए हैं। लक्ष्य जो है 4,309 रुपीज़ पर शेयर का रखा है। इंपॉर्टेंट बात ये भी कहा गया है ब्रोकरेज हाउस ने कि जो जितने भी आप एक्सपोर्ट रिलेटेड स्लो डाउन रिस्क से अब वो प्राइस्ड इन हो चुकी है, और आगे जाते हुए जो एक्सपोर्ट्स वॉल्यूम ग्रोथ था अगले 3 साल के लिए, उसमें डी ग्रोथ का लगभग 3% का जो है आंकड़ा दिया गया, और पहले एस्टिमेट था 8% का, तो ये नंबर कम हो गई हैं। इसके अलावा अफ्रीका के मार्केट्स में जो है बड़ी पोटेंशियल ग्रोथ की दिखने मिल रही है, और याद रखिए बजाज ऑटो की जो रेवेन्यू है 50% से ज़्यादा अफ्रीका से आती है, और प्रीमियम मोटरसाइकिल के मार्केट शेयर गेन का भी जो है एक्सपेक्टेशंस रहेगा। जैसे पल्सर ले लीजिए, KTM ले लीजिए, ये ब्रांड्स जो हैं प्रीमियम सेगमेंट में आती हैं, और हालांकि एक लॉन्च भी होने वाली है जो ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स होंगी उन पर होने वाली है। इसके अलावा आई स्कूटर्स जो आपके इंटरनल कंबशन इंजन होती है आपके स्कूटर में, वहीं पे वो जो है वो प्रेजेंस नहीं है उनका, तो अगर कुछ भी EV स्पेस में आता है तो वो इंक्रीमेंटल होगा। ये तो बात हुई बजाज ऑटो की, लेकिन ओवरऑल सेक्टर के लिए भी जो 2 व्हीलर सेगमेंट है वहाँ पे जो है मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि 2023 में स्केल अप होगा EV सेगमेंट में, और 2024 में जो ये लेगेसी OEMs है यहाँ पे जो है मार्केट शेयर उनकी जो बढ़ने लगेगी, क्योंकि स्टार्टअप OEMs जो है 2023 में एक्टिव रहने वाले हैं, और वो एक्सपेक्ट करें कि बजाज ऑटो, TVS मोटर और हीरो मोटोकॉर्प इन तीनों का कंबाइंड मार्केट शेयर विद साल 2026 में 27% हो जाएगा, और अभी करंट लेवल्स में देखें तो लगभग 12% का है। और लास्टली ऑटो सेक्टर में जो ग्रोथ है लगभग कह सकते हैं 8% CAGR का रहेगा 2021 से 2031 तक, और इस पे 70% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ग्रोथ आपका EVs में दिखने मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शरद आपका इस अहम जानकारी के लिए। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, हीरो मोटोकॉर्प के दूसरी तिमाही के नतीजे सामने आ चुके हैं। आय जो है जिसका अनुमान 8,812 करोड़ था, उसमें एक बेहतरी नज़र आई है। इसके अलावा अगर हम मुनाफे की बात करें तो वहाँ पर कमी दर्ज की गई है। तो आय जो है वो 9,158 करोड़ है, अनुमान से बेहतर आय नज़र आई है। और स्टैंड अलोन मुनाफा हालांकि 794 करोड़ से घटा है, और
ये 8,453 करोड़ से बढ़कर जो स्टैंड अलोन आय है वो 9,075 करोड़ हुई है। इसके अलावा बात करें हम एबिटा मार्जिन की तो 12.6% से घटकर ये 11.4% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हुई है। स्टैंड अलोन मुनाफा 794 करोड़ से घटकर 716 करोड़ पर आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसके अलावा स्टैंड अलोन आय 8,453 करोड़ से बढ़कर 9,075 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये आंकड़े इस वक्त आते हुए। हमारे साथ दो दिग्गज एक्सपर्ट्स लगातार बने हुए हैं और विवेक जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, किस तरह से देखते हैं इन नतीजों को? मैं उन्हीं नंबर्स को ही देख रहा था तो जो फेस ऑन मतलब फेस ऑफ इट लग रहा है कि मार्केट के एक्सपेक्टेड लाइंस पे था और ईयर ऑन ईयर 716 करोड़ प्रॉफिट है, करीबन 10% नेट प्रॉफिट इसका डाउन है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा करेक्शन कल स्टॉक में देख पाएंगे। लेकिन एक और चीज ये है कि जो ईवी स्पेस में अभी एक्सपेक्टेड है, जैसे अभी हम लोग बजाज ऑटो की बात कर रहे थे, वो आई थिंक स्टॉक्स को पूरा सपोर्ट यहाँ से देने वाला है। तो इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेड है ये, और बाकी डिटेलिंग तो अभी देखनी पड़ेगी, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट ठीक लग रहा है। मार्केट की एक्सपेक्टेड लाइन पर नजर आ रहे हैं इस वक्त हीरो मोटोकॉर्प के नतीजे, और जाहिर सी बात है इन सब के बीच ऑटो सेक्टर पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है। देवांग जी किस तरह से देखते हैं, अगर हम देखें, अगर फेवरेट्स के तौर पर देखें तो ऑटो सेक्टर में आप किन्हें देखते हैं? ऑटो सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे हमें लगता है बजाज ऑटो में एक रिवर्सल पैटर्न देखने मिला है। हमने अभी भी डिस्कशन किया बजाज ऑटो पे। ना टेक्निकल चार्ट पे बात करें तो ओवरऑल एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने मिला है, रिवर्सल पैटर्न देखने मिला है। तो बजाज ऑटो यहाँ खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 3693 का। अपसाइड जो लेवल देखने मिल सकते हो 3890 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं बजाज ऑटो में। टारगेट जो है वो 3,890 का बजाज ऑटो में देखने को मिल सकता है और इसमें स्टॉप लॉस रखिए 3,693 का। फिलहाल के चार्ट्स को देखते हुए ये अहम सलाह आती हुई देवांग जी की तरफ से। चलिए बढ़ते हैं आगे, चर्चा आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन कल सिप्ला के नतीजे आने वाले हैं। नतीजे कैसे रह सकते हैं बता रही है हमारी सहयोगी पूजा। जी काफ़ी सपाट ग्रोथ देखने को मिलेगी इस बार। बिक्री की हम बात करें तो 5.5% की ग्रोथ देखने का अनुमान है। कामकाजी मुनाफा 1.6% रह सकता है। मुनाफे में 11% की ग्रोथ देखने को मिलेगी और जो एबिटा मार्जिन है वो 22.1% के पास हमारा देखने का अनुमान है। इस बार मार्जिन पर नजर रखिए क्योंकि कामकाजी मुनाफा जो है वो FY23 की जो गाइडेंस है उसको एक्सीड कर सकता है। गाइडेंस जो थी वो 21 से 22% की थी, लेकिन अब उससे भी बढ़कर मार्जिन के फिगर्स आ सकते हैं। और वजह यह है कि कंपनी ने कुछ नए लॉन्चेस किए थे, लंग्स की और अस्थमा की दवा को लॉन्च किया था, जिसके चलते मार्जिन को सहारा मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा हमारा अनुमान है कि भारत की ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी रहेगी, वहाँ पर 6% की सालाना बढ़त देखने को मिल सकती है, लेकिन यूएस के कारोबार में कमजोरी रहेगी, करीब 3% की गिरावट देखने का वहाँ हमारा अनुमान है। इसके अलावा एक ऊंचा बेस भी था लास्ट ईयर, कोविड-19 ट्रीटमेंट ड्रग्स की बिक्री थी पिछले साल, इस वजह से बेस काफ़ी हाई दिखेगा, उसके चलते नंबर्स फ्लैट नज़र आ रहे हैं। लेकिन मार्जिन के फ्रंट पर देखेंगे और इंडियन कारोबार देखेंगे तो वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे इस बार सिप्ला के नतीजों में। तो कुल मिला के बात करें तो एक कह सकते हैं कि मिली जुली नंबर्स रह सकते हैं सिप्ला के लिए। तो मिले जुले नंबर रह सकते हैं सिप्ला के। और फार्मा सेक्टर की अगर हम बात करें तो बहुत बूम नज़र आ रहा है। 3 साल में जो फार्मा इंडस्ट्री है वो 70% तक यहाँ पर अवसर बढ़े हैं। पैकेज में 50% की ग्रोथ आई है। दवाई निर्यात भी ज़्यादा हुआ है। विवेक, फार्मा इंडस्ट्री की बात करें और हम देख रहे हैं कि हाल फिलहाल जो हमने तेज़ी भी देखी पिछले दिनों, उसमें फार्मा और आईटी का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पर कहीं अवसर बनते हुए दिख रहे हैं, कहाँ मौके तलाश हैं? तो इनफैक्ट प्रशांत, मैं तो फार्मा पे भी बुलिश हूँ और एक बाइंग रिकमेंडेशन लगातार हमारी तरफ से जारी है। अब मैं स्टॉक्स का नाम अभी इसके लिए नहीं ले रहा क्योंकि आपके वीआईपी जो सेगमेंट है आगे आप पूछोगे, उसमें मेरा एक फार्मा का पिक ही है आज का, तो थोड़ी देर वेट करते हैं और मुझे लग रहा है कि ओवरऑल फार्मा अच्छा करेगा यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। देवांग, आपकी ओर से कोई सलाह खास फार्मा सेक्टर के लिए? फार्मा सेक्टर का ओवरऑल हम बात करें तो काफी एक अच्छा ट्रेंड है फार्मा सेक्टर के अंदर। इसमें एक सन फार्मा है जो हमें लगता है कि काफी अच्छा पैटर्न बना है स्टॉक के अंदर, तो हमें लगता है कि अभी भी अपसाइड इंटैक्ट है सन फार्मा में। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए 1020 का। ऊपर अपसाइड जो लेवल हमें देखने मिल सकते हैं वो है 1080 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं सन फार्मा में।
ठीक है, तो 1020 का स्टॉप लॉस, 1080 का टारगेट सन फार्मा में। देवांग जी की ओर से आती हुई सलाह। बढ़ते हैं आगे। टाइटन के नतीजे कल आने वाले हैं, नतीजे कैसे रह सकते हैं, हमारी सहयोगी विनी इस बारे में पूरी जानकारी दे रही हैं। टाइटन अपने Q2 FY23 नंबर्स रिपोर्ट करने वाला है। वहाँ पे आपको लगभग आइडिया क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी ऑपरेशनल अपडेट आ चुकी है। तो रेवेन्यू ग्रोथ ओवरऑल एक्सपेक्टेड है 18% पे। मेनली ज्वेलरी ग्रोथ है, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग ज्वेलरी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है और फेवरेबल बेस भी था लास्ट टाइम, स्ट्रॉन्ग फेस्टिवल सीजन है, तो ज्वेलरी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है अराउंड 18% पे। वाइल आई वॉचेस सेगमेंट में भी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है अराउंड 20% में। तो ये दो सेगमेंट्स है जो ड्राइव करेगी ग्रोथ को। आईवेयर बिजनेस में भी अच्छी सिंगल डिजिट, हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ एटलीस्ट एक्सपेक्टेड है दिस टाइम अराउंड। उसके अलावा ज्वेलरी सेगमेंट में स्टडेड सेल्स काफी अच्छे एक्सपेक्टेड है दिस टाइम। बेटर मार्जिन्स को लीड करेंगे, स्पेशली ज्वेलरी सेगमेंट के मार्जिन्स जो इबिट मार्जिन है वहां पे बेटर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्टडेड रेशियो एक्सपेक्टेड है कि बेटर हो जाएगा। तो ओवरऑल जो है मिक्स जो है सेल्स मिक्स वो सपोर्ट करेगा इबिटा मार्जिन्स को। स्लाइट ओवरऑल कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इबिटा मार्जिन्स में, बट ऑल इन ऑल प्रॉफिट्स में एक्सपेक्टेड है ग्रोथ ऑफ अराउंड 14% और डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स है टाइटन से एक्सपेक्टेड दिस टाइम अराउंड। बिल्कुल, विनी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं और ब्रिटानिया के नतीजे कल आने वाले हैं, कैसे रहेंगे नतीजे, विनी से एक बार फिर से जानते हैं। ब्रिटानिया के Q2 FY23 नंबर्स में रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है अराउंड 12.7% की रेवेन्यू ग्रोथ, और इसमें मेनली ये प्राइसिंग लेड ग्रोथ होगी और वॉल्यूम ग्रोथ सिर्फ 4% का एक्सपेक्टेड है। तो दिस टाइम ऑल्सो प्राइसिंग लेड ग्रोथ ज़्यादा होगी रेवेन्यू ग्रोथ में। अभी देखें तो इन्फ्लेशन कम हो चुका है पाम ऑयल प्राइसेस में, पर वीट प्राइसेस बढ़ चुके हैं, मिल्क प्राइसेस बढ़ चुकी है, तो ये इम्पैक्ट थोड़ा तो दिखेगा मार्जिन्स पे इस इन्फ्लेशन का। नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज, हायर फ्रेट कॉस्ट, ये सब चीज़ें हैं जो इबिटा मार्जिन्स को इम्पैक्ट करेगी, और इसीलिए इबिटा मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है 14.6% पे वर्सेस 15.5% लास्ट ईयर। तो कॉन्ट्रैक्शन थोड़ी एक्सपेक्टेड है इबिटा मार्जिन्स में। प्रॉफिट में एक्सपेक्टेड है थोड़ी अपटिक, 9% की अपटिक एक्सपेक्टेड है। सिक्वेंशियली अगर देखेंगे तो मार्जिन्स इंप्रूव होंगे, पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मार्जिन्स को थोड़ी इंपैक्ट होगी। ना फैक्टर्स टू वॉच आउट फॉर क्या है कि एक तो कमेंट्री क्या आ रही है, कुछ डाउन ट्रेडिंग दिख रही है कंपनी से, फिर ग्रोथ ट्रेंड क्या है हिंदी बेल्ट में, मेनली वहाँ पे रूरल एरियाज में, वहाँ पे प्रीमियमाइजेशन प्रोडक्ट्स की क्या कमेंट्री आ रही है, और डेवलपमेंट ऑफ एडजेसेंट पोर्टफोलियो जो है उनका वो कैसे चल रहा है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए। बिल्कुल, तो ये हैं ब्रिटानिया पर जिस तरह की रिपोर्ट सामने आई नतीजों को लेकर के इस तरह का अनुमान है, इन सब पर बता रही थी हमारी सहयोगी विनी। और कल बाजार के लिए क्या ट्रिगर रहेंगे बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी सहयोगी वामाक्षी। वामाक्षी, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ ग्लोबल क्यूज़ के साथ। तो यूरोजोन का सर्विसेज PMI डेटा आने वाला है। इसके अलावा चाइना का थर्ड क्वार्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट बैलेंस डेटा भी कल रिलीज होगा। अगर US बाजार की बात करें तो ट्रेड बैलेंस और इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, ये दोनों ऐसी इकोनॉमिक क्यूज़ है जो आज रिपोर्ट होंगे और जिसका इम्पैक्ट US के बाज़ारों पर आ जाएगा। मगर इंडियन मार्केट्स कल ग्लोबल मार्केट से हैंडओवर लेंगे, तो इस पर ज़रूर फोकस करिएगा। इसके अलावा अगर हम डोमेस्टिक फ्रंट पर बात करें तो निफ्टी 50 में से सिप्ला, टाइटन, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज जैसे दिग्गज कंपनी अपने नंबर रिपोर्ट करेंगे और इसी के चलते ये स्टॉक्स भी काफ़ी फोकस में रहेंगे। ब्रॉडर इंडाइसेस में से एस्को नोबल, TTK प्रेस्टीज, मैरिको, एस्कॉट्स, TVS मोटर्स और गो फैशन भी स्टॉक्स है जहां पर दूसरे तिमाही के नतीजे रिपोर्ट होंगे। इसके अलावा अगर हम कुछ कॉर्पोरेट फ्रंट पर देखें तो फ्यूचर माइक्रो फाइनेंस का IPO कल, अगर आप इन्वेस्टर्स को सब्सक्राइब करना है IPO के लिए तो कल आखिरी दिन है, तो इस पर भी फोकस करिएगा। रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर खासकर ये फोकस में रहेगा। उनका जो लॉक इन पीरियड है वो नवंबर 5 को ख़त्म हो रहा है। और आखिर में किप्री ग्लोबल की बोर्ड की बैठक होने वाली है। वो इशू साइज ऑफ प्रपोज्ड राइट्स इशू की जो साइज़ है उसको बढ़ाने पर चर्चा करेंगे और थोड़े पार्शियल मॉडिफिकेशंस उनके प्रीवियस रेजोल्यूशन पर भी चर्चा होगी। तो ओवरऑल ये थे सारे ग्लोबल और डोमेस्टिक क्यूज़ जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो नज़र रखनी है इन अहम इवेंट्स पर जो कि हो सकते हैं अगले दिन के अहम ट्रिगर्स। और हमारे साथ दो खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, देवांग और विवेक। विवेक, मैं आपके पास आना चाहूँगा। हम टाइटन की बात कर रहे थे और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है। और किसी भी लेवल, हम पिछले 6 महीने की बात कर लें, हम 1 महीने की बात कर लें, हम 4-5 दिनों की बात कर लें, एक अच्छा अपवर्ड ट्रेंड्स किस तरह से देखते हैं आप इसे?
प्रशांत, टाइटन का तो ऐसा है ना कि आप 6 महीने 1 साल की बात करें, आप 6 साल भी ले लो, आपको दिखेगा कि स्टॉक ने वेल्थ क्रिएट करके ही दिया है। और कल अगर नतीजे वापस अच्छे आ जाते तो आई थिंक इन्वेस्टर्स को तो यहाँ से और फायदा ही होने वाला है। तो एक नो ब्रेनर स्टॉक है ये, और एवरग्रीन है आज के दिन, और इसका अभी तक कोई बड़ा कॉम्पिटिटर नहीं है। मैं जहां तक रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ, बिरला ग्रुप टाइटन का एक मतलब सिमिलर बिजनेस मॉडल स्ट्रक्चर लेके आ रहा है। तो वो अगर आता है तो उसके बाद में क्या कंपटीशन चालू होता है उसके बाद में डिपेंड करेगा सब कुछ, लेकिन तब तक टाइटन नो अनडिस्प्यूटेड लीडर है, और आई थिंक इन्वेस्टर्स को इसमें बने रहना चाहिए। ब्रिटानिया के भी नतीजे आने वाले हैं और इसको लेकर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। किस तरह से देखते हैं देवांग ब्रिटानिया को? ब्रिटानिया की बात करें तो अभी भी एक काफी कंसोलिडेशन कर रहा है स्टॉक। तो जब तक ये स्टॉक 3850 के अबाव नहीं क्रॉस करता है तब तक आई थिंक अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज पास्ट फ्यू डेज में काफी कंसोलिडेशन देखने मिला है स्टॉक के अंदर। जहां तक सपोर्ट की बात करें 3680 का सपोर्ट है ब्रिटानिया के लिए। ठीक है, तो 3680 का सपोर्ट ब्रिटानिया के लिए। फिलहाल बहुत ज़्यादा इस पर बुलिश नहीं नज़र आ रहे हैं एक्सपर्ट। और अब हमारे खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की है बारी। चलिए बढ़ते हैं सेगमेंट की ओर। तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक के साथ दोनों हमारे मेहमान तैयार। सबसे पहले विवेक, मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताएं आपके वीआईपी शेयर्स के बारे में। हाँ प्रशांत, अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि मेरा पिक आज फार्मा से ही है। ये स्टॉक का नाम है पिरामल फार्मा, और थोड़े ही दिन पहले मतलब इसका डीमर्जर हुआ था पिरामल एंटरप्राइजेस से और अलग से लिस्ट हुआ। तो आज ये नॉर्मल सेगमेंट में आ गया T2T से, और 174-175 के बीच में इसने क्लोजिंग दी है। देखिए, कंपनी करीबन 15 ग्लोबल फैसिलिटीज है इसके पास, और 100 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। CDMO का बहुत बड़ा प्लेयर है ये, इनफैक्ट लार्जेस्ट प्लेयर है इंडिया में आज के दिन। और कंज्यूमर B2C ऑप्थेल्मोलॉजी का लीडर है ये। तो यहाँ पे काफी अंडर वैल्यू मुझे दिख रहा है। इनफैक्ट आप अगर एंटरप्राइज वैल्यू भी देखो इस कंपनी का तो करीबन 23,000 करोड़ होना चाहिए, और ये अभी ट्रेड कर रहा है करीबन 20-21 हजार करोड़ के बीच में। तो यहाँ पे एक वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है मुझे लग रहा है आगे चल के, और स्टॉक आपको 200 के ऊपर और 220 तक भी है इमीडिएट टारगेट आप लगा के इसको थोड़ा सा मीडियम टर्म के लिए ले सकते हो। तो 175 में मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है स्टॉक। 175 के लेवल्स पर काफी बेहतरीन लग रहा है पीरामल फार्मा। एक्सपर्ट की ओर से आती हुई सलाह, विवेक जी का कहना कि 220 या उससे ज्यादा के लक्ष्य इसमें अगले 2 से 3 महीने में हासिल हो सकते हैं। चलिए देवांग का रुख करते हैं। देवांग, आपकी वैल्यू इन्वेस्टमेंट पे? फर्स्ट जैसे हमने बजाज ऑटो की बात की, ओवरऑल डेली चार्ट पे देखें तो एक डबल बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर है। हमने रिवर्सल देखा है स्टॉक के अंदर तो हमें लगता है कि अभी भी अपसाइड इंटैक्ट है, और स्टॉप लॉस यहाँ रखना चाहिए 3693 का, टारगेट है 3890। नेक्स्ट स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL। ओवरऑल हम इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो काफी बुलिश है, 10 डे डेमा को सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे भी हमें लगता है कि अभी भी अपसाइड इंटैक्ट है स्टॉक के अंदर। स्टॉप लॉस यहाँ रखना चाहिए 106.50 का, टारगेट है 114। एक बार फिर से जरा आप बजाज ऑटो का बताएं। बजाज ऑटो का जो स्टॉप लॉस रखना है 3693, टारगेट है 3890। ठीक है, तो बजाज ऑटो में स्टॉप लॉस रखें 3693 रुपए का, और 3890 रुपए के यहाँ पर टारगेट आपको अचीव होंगे। और BEL की बात करें तो यहाँ पर भी बेहतर नंबर्स आते हुए, और इसको भी खरीदने की सलाह। स्टॉप लॉस 106 का और 114 का इसमें आपको टारगेट रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आप दोनों का शो में जुड़ने के लिए। देवांग, विवेक, आप दोनों ने बहुत ही बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को सलाह दी। और वीआईपी शेयर्स जो हैं वो खास सेगमेंट है हमारा, जिसके ज़रिए हम बताते हैं कि आपको कहां पर नज़र रखनी है, कहां पर आपके लिए बेहतर मौके हो सकते हैं। कल की तैयारी में फिलहाल इतना ही। मुझे और कल की तैयारी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।